सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है और तमाम दर्शकों से हम गुज़ारिश करेंगे कि जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, इस पर वो अपनी राय ज़रूर दें हमें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय को शेयर करें। आज हमारे साथ चर्चा के लिए अरविंद पांडे जी हैं, जिनको आप सनराइज न्यूज़ पे सुनते भी रहे हैं और आज जो अहम मुद्दे देश के सामने हैं फिलहाल उस स्थिति को लेकर हम आकलन करेंगे। आज भारत बंद का आह्वान था किसान संगठनों की तरफ से। किसानों का ये आंदोलन काफ़ी लंबा आंदोलन होता जा रहा है। ऐसे में उसके क्या राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, उस पर हम आकलन करेंगे अरविंद पांडे जी के साथ और साथ ही उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, गन्ने की कीमत को लेकर वरुण गांधी ने आज फिर ट्वीट किया। एक तरफ तो उन्होंने 25 रुपए बढ़ाने पर धन्यवाद दिया, दूसरी तरफ ये भी जोड़ दिया कि अगर ये कीमत 400 रुपए हो तो शायद किसानों के लिए और बेहतर हो। तो क्या कुछ बीजेपी के भीतर है? किसान आंदोलन क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है पार्टी के भीतर से, या इसके और राजनीतिक क्या कुछ पहलू रहेंगे? अरविंद पांडे जी के साथ हम चर्चा करेंगे। अरविंद जी, स्वागत है आपका सनराइज न्यूज़ पर। सबसे पहले तो भारत बंद, जिसका इस बार हमें देखने को मिला कि दक्षिण के राज्यों में भी इसको लेकर लोग सड़क पर उतरे थे। वहां पर भी प्रोटेस्ट हुआ, हालांकि सभी विपक्षी दलों ने लगभग इसका समर्थन भी किया था। किस तरह से आज के इस भारत बंद को देखेंगे? देखिए, किस तरह के से देखने की बात नहीं है। भारत बंद किसानों का संगठन है, संयुक्त मोर्चा, जो लगातार 10 महीने से आंदोलनरत है। वो इसे लेकर पहले से ही तय कर चुका था इसकी भूमिका। लखनऊ के साथ-साथ तमाम जो किसान संगठन हैं देश भर के, उन्होंने इसको समर्थन दिया है और साथ ही साथ विपक्ष की सभी पार्टियों ने इसको समर्थन दिया है। प्रायोजित कार्यक्रम यानी कि पहले से तयशुदा कार्यक्रम था किसानों का, जिसमें उन्होंने तय कर रखा था कि हम 27 तारीख को बंद का आह्वान करेंगे देश भर में और 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये बंद चला है, जिसकी वजह से कई शहरों में जाम की तस्वीरें रही, परेशान लोग दिखे। तो जो बंद का अभी तक की जो रिपोर्ट है, जो अलग-अलग राज्यों से आ रही है, उसके हिसाब से तो ये माना जा रहा है कि ये बंद इस बार जो था, वो जो पहले बंद बुलाए गए थे संगठन की तरफ से, संयुक्त मोर्चा की तरफ से या किसानों की तरफ से, उससे असरदार था। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज का जो बंद था, ये पहले बुलाए गए जितने बंद थे, उनके मुकाबले कुछ ज़्यादा ही एक्टिव और जो आरोप इस बीच किसानों के ऊपर लगे थे शांति भंग करने के या फिर व्यवस्था में खलल डालने के, उससे भी हटकर था ये कहीं न कहीं। यानी कि इस बार बहुत ही ऑर्गेनाइज़्ड, बहुत ही अनुशासित और बहुत ही प्लान्ड तरीके से ये बंद इस बार का दिखा है। इसके राजनीतिक संदर्भ क्या हैं, ये तो एक अलग तस्वीर है, उसकी चर्चा शायद इससे जोड़ के देखना गलत होगा। लेकिन अभी जो बंद की स्थिति है, वो ये है कि इस बार जो बंद था, उसने हर राज्य में दस्तक दी है। छोटे-मोटे विरोध प्रदर्शन से बढ़कर ये कहीं बंद दिखाई दिया है। किसानों के संगठन जो हैं, जिन भी राज्यों में, तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बंगाल की बात करें, यानी कि समूचा जो भारत है, वो इस बार बंद में किसानों के साथ खड़ा था। किसान संगठन जो जहाँ जिस राज्य में थे, वो किसानों के साथ खड़े थे। बिल्कुल। ऐसे में जब अरविंद जी देश में ये अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन गिना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि किसान इतने लंबे समय तक सड़क पर किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं डटे रहे। ऐसे में जब ये आंदोलन उत्तर प्रदेश में, अगर इसको हम देखते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की उस महापंचायत को हम देखते हैं, उसके बाद बने माहौल को अगर हम देखें, तो ये पॉलिटिकली सत्ता में मौजूद बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। ये साफ तौर पर बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं और बीजेपी में और आम लोगों में इस बात को लेकर चर्चा भी है। तो फिर क्या मजबूरी सरकार के सामने है कि वो इन तमाम मुद्दों पर बात करने या उन किसानों की बात पर हामी भरने को राजी नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, इसमें सरकार बात करने पर राजी नहीं हो रही है, ये कहना शायद जल्दबाजी होगी या थोड़ा-सा अन्याय होगा, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच, अगर आपको याद हो, 10 राउंड की बातचीत हुई है इस पूरे कानून को लेके, जिस पर उनका विरोध है, जिस पर उनकी आपत्तियां हैं, उसको लेकर सरकार ने किसानों से 10 दौर की बातचीत की है। इस 10 दौर में हुआ ये है कि जो एमएसपी का मुद्दा है, वो नहीं हल हुआ है। इसके अलावा जो मंडियों की बात किसान लगातार कर रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो एक क्लॉज है जिसके तहत विवाद के निपटारे का मामला था, उसको लेकर जो किसानों की आपत्ति है,
कहीं न कहीं बातचीत का जो मसला फँसता है या बिंदु जो आके अटका हुआ है, वो इन्हीं बिंदुओं पे या इन्हीं माँगों पे अटका हुआ है, जिसकी वजह से ये गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, हालाँकि बाद में ये चीज़ें भी एकदम किनारे हो गई। किसानों ने एकदम खुले तौर पे कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होगा, तब तक हम अपना आंदोलन किसी भी तरीके से खत्म नहीं करेंगे। तो ये जो एक अड़ियल रुख है, उसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो ये है कि अच्छा हुआ क्या कि शुरू में जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो बहुत ज़्यादा इसको लेकर सरकार ने भी सक्रियता दिखाई, लेकिन जब कोरोना का टाइम आ गया तो फिर सरकार की प्रायोरिटीज़ दूसरी हो गई। तो सरकार ने प्राथमिकता आंदोलन को देने की जगह या किसी कानून को देने की जगह या किसानों के प्रदर्शन को देने की जगह लोगों की जान बचाने और दूसरी कोविड की व्यवस्थाओं में अपनी ताकत लगाई। अब जब एक बार फिर जून, जुलाई से थोड़ा-सा हालात सँभलने लगे देश के, अब अगस्त, सितंबर में पूरी तरीके से सब नॉर्मल होने लगा, तो एक बार फिर किसानों ने इस आंदोलन को जोर दिया। किसान भी कहीं न कहीं इस पूरी व्यवस्था में खामोश थे या उनको लग रहा था कि भाई कोरोना के दौर में मांगे करना या अपने कानून को लेकर आवाज़ उठाना या कोई नई रणनीति बनाना शायद जायज़ नहीं होगा, आंदोलन कमज़ोर पड़ेगा, छवि खराब होगी, तो उन्होंने भी इससे परहेज़ किया। लेकिन अब अगस्त और सितंबर के महीने से किसान एक बार फिर सक्रिय हैं। अभी भी जब किसानों ने लखनऊ में अपना प्रदर्शन किया, बीते दिनों मुज़फ्फरनगर में महापंचायत हुई, वहाँ भी जब इस बात का ये ज़िक्र हुआ कि ये प्लानिंग बनी कि हम आगे आंदोलन को इस तरीके से लेके जाएँगे, तो सीधा था कि सरकार एक्टिव हो गई और अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने साफ-साफ कहा है कि किसानों से बातचीत के रास्ते खुले हैं। यानी कि सरकार चाहती है कि बातचीत हो, किसान चाहते हैं बातचीत हो, लेकिन वो बातचीत किन शर्तों पे होगी, कैसे होगी, अब बस यही तय होना है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच अगर हम पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल नुकसान की अगर हम बात करें, तो वरुण गांधी लगातार बीजेपी के सांसद हैं और वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। हमने देखा किसान महापंचायत हुई तो भी उनका ट्वीट आया, उससे पहले करनाल में जब लाठीचार्ज हुआ तो भी उनका ट्वीट आया और वो कहीं न कहीं किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वाला ट्वीट था। आज जब उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की कीमत में ₹25 का इज़ाफ़ा किया तो भी उनका ट्वीट आया। उन्होंने इस पर बधाई तो दी यूपी सरकार को कि ₹25 आपने बढ़ाए, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि बेहतर हो कि इसे आप ₹400 तक लेकर जाएँ और बोनस की वो बात कर रहे हैं। तो क्या ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी के भीतर जो एक कैडर है, जो नेताओं के भीतर जो चर्चा है वो इस बात को लेकर है कि कृषि कानून को लेकर उनको नुकसान हो सकता है। ऐसे नेता जो उस बेल्ट से आते हैं जहां खेती और किसान सबसे ज्यादा हैं, तो ऐसे नेताओं का डर क्या वाजिब है कि वो पार्टी आला कमान को समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो शायद उस बेल्ट में पार्टी को नुकसान हो। ऐसे में कोई नेता ये नहीं चाहता कि वो राजनीतिक नुकसान का खामियाजा भुगते जो पार्टी के स्तर पे, सरकार के स्तर पे फैसले नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, ये जो वरुण गांधी की बात आप कर रहे हैं, जो ट्वीट किया उनके अपने पार्टी से अलग एक स्टैंड की, तो ऐसा नहीं है कि वो वरुण गांधी का स्टैंड पार्टी से अलग है। अगर आप पूरी एक तस्वीर देखें पिछले 10 महीने की, जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है 3 कानूनों को लेकर, आप देखेंगे कि लगातार बीजेपी भी पैरेलल किसानों के कुछ कार्यक्रम चला रही थी, किसान सम्मेलन चला रही थी, किसान गोष्ठी चला रही थी और इस पूरी कवायद का मतलब ये था कि हम किसान के हितैषी हैं और किसान के साथ खड़े हैं, ये ज़ाहिर करना है। उसी कड़ी का विस्तार है अब वरुण गांधी का ये ट्वीट जिसमें वो ₹400 गन्ना मूल्य करने की माँग करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि किसानों से बात होनी चाहिए क्योंकि वो हमारे अपने ही खून हैं। ये ट्वीट भी वरुण गांधी ने किया था, जिसकी वजह से वो उसका इंटरप्रिटेशन ये किया गया कि राहुल गांधी एक अलग लाइन लेके चल रहे हैं पार्टी से। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पार्टी से अलग लाइन पर जाके वरुण गांधी ने कोई बात नहीं की है, बल्कि वो कहीं न कहीं जो बीजेपी के कार्यक्रम में शुमार हो चुका है पिछले 10 महीने में किसानों के आंदोलन को देखते हुए, उनकी रूपरेखा को देखते हुए, जो लगातार कवायद बीजेपी कर रही है, उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट वो बता रहे हैं कि सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए या ये ध्यान देना चाहिए। अब बात आती है और ये इसलिए भी ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि जब ₹25
योगी सरकार गन्ने के मूल्य में वृद्धि करती है, तो अपने आप ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये जो वरुण गांधी का स्टैंड है, वो कहीं न कहीं यानी कि बीजेपी की नीतियों को समझते हुए ही है। और इसीलिए वरुण गांधी उसको 350 या 400 तक ले जाने की बात करते हैं। रही बात पॉलिटिकल फ़ायदे या नुकसान की, तो इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है, वो अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि गन्ना किसान सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है, वो गन्ने के मूल्य में वृद्धि की मांग लगातार करता आ रहा है। उसका तो ये भी कहना है कि हर साल ₹10 बढ़ने चाहिए, तो हर साल ₹10 के हिसाब से ना बढ़ा के एक साथ गन्ने के मूल्य में ₹25 की वृद्धि सरकार ने अपनी तरफ से कर दी है। हालाँकि इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, लेकिन ये कितना फ़ायदा पहुँचाएगा, ये तस्वीर बाद में साफ होगी। बट अभी जिस तरीके से जो गन्ना किसी काम का नहीं है, उस गन्ने की भी कीमत में ₹25 का इज़ाफ़ा किया गया है। ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि गन्ने की क्वालिटी के हिसाब से कोई समझौता नहीं किया गया, यानी ₹25 अगर आपका गन्ना बेस्ट क्वालिटी का है, उसमें भी आपको मिलेगा। ₹25 अगर आपका थोड़ा लो क्वालिटी का है या मीडियम है आपकी फसल, तो भी मिलेगा। और अगर आपके गन्ने की कोई कीमत नहीं लग रही है, यानी कि वो गन्ना किसी इस्तेमाल में नहीं, फिर भी बिकने के लिए आ रहा है, तो उसमें भी ₹25 का इज़ाफ़ा जो है, वो योगी सरकार ने किया। तो ये अगर आप देखिए तो एक तरीके से यानी कि गन्ना पैदा करने वाले हर किसान को फ़ायदा देने की एक कोशिश सरकार की तरफ से यहाँ दिखती है। अब बात आती है कि अ, तो क्या गन्ना ही राजनीति का या उत्तर प्रदेश के चुनाव का मुद्दा होगा? ऐसा नहीं है। कुछ राजनीतिक समीकरण और हैं, कुछ जातीय समीकरण और हैं, और उन्हीं जातीय और राजनीतिक समीकरणों में ये किसान धीरे-धीरे फिट होंगे। और विपक्ष भी लगा हुआ है, भाजपा खुद भी लगी हुई है कि कैसे जो किसान आंदोलन है, उसका मुद्दा किनारे करके और दूसरे समीकरणों से इस चुनाव में सफलता पाई जाए। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई कि केंद्र सरकार यूपी चुनाव के बेहद करीब एमएसपी को कानून बनाने के की जो मांग है उस पर उसको लागू कर सकती है, उस पर विचार कर सकती है या उसका ऐलान कर सकती है। आपको लग रहा है कि अगर यूपी चुनाव जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि 6 से 7 महीने का वक्त बचा है और इसके बीच में अगर इस तरह का कोई ऐलान केंद्र सरकार करती है, इससे फायदा होने की उम्मीद रख सकती है बीजेपी, क्योंकि एक आंदोलन का जो अंतराल है वो इतना लंबा हो चुका है कि शायद वो मांगे, वो बातें लोगों के जहन में गांव-गांव तक वो चीजें पहुंच गई हैं। और जो एक तरह से चीजें रखी गई कि बीजेपी सरकार केंद्र में है और वो इन बातों को नहीं मान रही है। जब इस तरह की पूरी बातें गांव-गांव तक, घरों-घरों तक पहुंच गई हों और आप ऐन चुनाव से पहले अगर इस तरह का कोई किसी बात पर विचार करते हैं या कोई एक ऐसा ऐलान कर सकते हैं कि एमएसपी पे कानूनी गारंटी मिल सकती है, तो क्या ये एक फायदे का सौदा हो सकता है बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए ये तो बहुत क्लियर है कि अगर किसान आंदोलन को आप देखिए तो उसमें सीधी-सी बात है, वो इसी की तो माँग कर रहे हैं कि आप एमएसपी पे एक कानून बना दीजिए और तय कर दीजिए, क्या होना है। सरकार क्योंकि उनको खतरा यही लग रहा है कि सरकार जो है वो एमएसपी को खत्म करना चाहती है, और सरकार लगातार कह रही है कि ऐसा नहीं है, इस बात की गारंटी हम देते हैं। अब मामला यही तो फँसा है, अगर यही चीज़ क्लियर हो गई यानी कानून बन ही गया एमएसपी का, तो फिर तो किसानों के लिए एक उनके जीत की स्थिति है ही साफ-साफ। जिससे ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि किसानों का अपना स्टैंड बिल्कुल सही था, सरकार उसको मान गई है, सरकार ये तय करने की स्थिति में आ गई है कि कानून बनाकर हमें इसको इसका फ़ायदा दे ही देना, वो गारंटी जो वो माँग रहे हैं लिखित में, वो उनको अपने आप मिल जाएगी। तो अब लेकिन सवाल ये नहीं है कि इससे यूपी का ये तो फ़ायदा पूरे देश के किसानों को मिलेगा। उससे यूपी के सिर्फ राजनीतिक समीकरण या चुनावी समीकरण पे थोड़ा ना फ़र्क पड़ेगा। उसका फ़ायदा तो पूरे देश के किसानों को मिलेगा। अगले साल जिन राज्यों में चुनाव है, वहाँ उसका फ़ायदा भाजपा को मिलेगा, जहाँ-जहाँ वो लड़ेगी। तो इसके आगे के जो 2 चुनाव हैं, आप ये मानिए कि 2022, 2023 इसका फ़ायदा वहाँ तक उठाने की स्थिति में सरकार आ जाएगी। ये एकदम कोई छिपी बात नहीं, ये एकदम साफ है। अगर राजनीतिक मतलब परिदृश्य को देखेंगे आप, तो ये एकदम क्लियर है कि इसका फ़ायदा किसी और को मिलना ही नहीं है, सिर्फ भाजपा को मिल रहा है।
बिल्कुल। और अरविंद जी, आखिर में एक सवाल ये भी कि किसान आंदोलन के इस बीच अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं, किसान को जो समर्थन मिल रहा है विपक्ष का वो तो अलग है, लेकिन अन्य भी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो अपने अस्तित्व को लेकर इस वक्त काफी एक्टिव हैं, और कुछ बड़ी पार्टियों के साथ वो गठबंधन करने के लिए तो बात कर रही हैं, या बात काफी आगे बढ़ चुकी है, गठबंधन हो चुका है। ऐसे में बड़ी पार्टियों से गठबंधन ना करके जो पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी या बीजेपी का जिक्र कर लें, ये छोटे छोटे जब संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि प्रदेश में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी या बहुजन समाज पार्टी जैसी एक बड़ी पार्टी, क्या इनके लिए स्पेस बच पाता है? देखिए, जब उत्तर प्रदेश के आप चुनावी गणित की बात करते हैं, तो फिर छोटी पार्टियों और बड़ी पार्टियों के अलग-अलग समीकरण हैं। अब भाजपा इस समय सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा विधानसभा में सीटें उसके पास हैं, सरकार में है, उसे दोबारा चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है। जहाँ तक बात है समाजवादी पार्टी की, पिछले बार वो सरकार में थी, चुनाव हारी है, उसको कमबैक करना है। इसके बाद बात करिए बसपा की, तो बसपा को धीरे-धीरे अब 10 साल होने जा रहा है कि वो सत्ता से बाहर है। कांग्रेस की बात करिए तो एक लंबा अरसा हो गया है कांग्रेस को यूपी में सम्मानजनक सीटें मिलने का, सम्मानजनक विपक्ष की स्थिति का और सत्ता पाने का, एक लंबा अरसा गुजर चुका है। अब बात आती है कि ये तो हो गई बड़ी पार्टियों की स्थिति। अब आइए छोटी-छोटी पार्टियाँ। छोटी-छोटी पार्टियाँ जो जातिगत मुद्दों को लेकर बनी हैं, जातिगत समीकरण के लिहाज से बनी हैं, अगर हम उनकी भूमिका देखें, तो उनकी भूमिका किसी इलाके, किसी मंडल या फिर किसी पर्टिकुलर सीट पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वो भी इसलिए उस लिहाज से जिस लिहाज से आपको एक सत्ता में बड़े बहुमत से लौटना होता है, जीतना होता है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा, इसका एक जो गणित है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। पिछली बार शायद मेरी आपकी चर्चा हो रही थी तो मैंने बात कही भी थी आपसे कि ये जो छोटी पार्टियाँ होती हैं, इनका रोल अक्सर जब चुनाव के समय आता है तो बड़ा इसलिए हो जाता है कि अपने जातीय समीकरण या जातीय इम्पोर्टेंस की वजह से ये 5 से 10% का जो वोट होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर आप मान के चलिए कि किसी एक सीट पर किसी कैंडिडेट की जीत 25,000 वोट से हो रही है और उसमें अगर 15,000 के वोट की सेंधमारी जातीय आधार पे कोई दूसरा कैंडिडेट कर लेता है और छोटी पार्टी कर लेती है, तो वो एक बड़ी पार्टी के लिए बहुत झटके का मामला होता है। क्यों? क्योंकि फिर वो जीत का या तो वो जीत का अंतर बहुत कम हो जाएगा और या तो फिर वो जो पार्टी अपनी कैलकुलेशन करके चल रही है कि ये सीट हमारी है या हम जीत सकते हैं, वो हार में बदल जाती है। तो इसलिए ये छोटे-छोटे जो दल होते हैं, ये बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी चुनावी गणित में 5 से 10% या 25 से 10,000 वोट के बीच का फासला जो होता है, उसके लिए। यही वजह है कि इन पार्टियों को साधना बहुत ज़रूरी होता है और मैंने आपसे पहले भी कहा था 2014 में जब अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे, तो उन्होंने यही किया था। छोटे दलों को उन्होंने सबसे पहले उन दलों को साधा था जो जीत में रोड़ा बन सकते थे। 10,000 15,000 वोट वो पाते हैं या फिर वो 2 से 3% का वोट या 5% तक वोट खींच लेते हैं। तो ऐसे लोगों को उन्होंने सबसे पहले भाजपा के साथ जोड़ा। वही 2019 में हुआ, 2017 में हुआ। अब उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं विपक्षी दल। वो छोटे-छोटे दलों को अपने साथ ले रहे हैं। उनके प्रभावित जहाँ उनका असर है, उन सीटों को कम से कम जीत के लिहाज से सुनिश्चित करने की तैयारी में उनसे गठबंधन किया जा रहा है और ये बड़ी पार्टियाँ जिनकी बात आप कर रहे हैं जैसे बसपा, बसपा अपना वोट बैंक है, उसी आधार पे वो अपनी रणनीति बना रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पहले 403 सीटों का लेके चल रही थी गणित, लेकिन अब धीरे-धीरे वो इस भूमिका में आ चुकी है या इस कोशिश में है कि लिमिटेड सीटों पर पहले फोकस किया जाए, वहाँ की सीटें पहले जो अपनी स्थिति है उसको थोड़ा मजबूत किया जाए चुनाव दर चुनाव ताकि आने वाले समय में कांग्रेस कांग्रेस की चुनौतियां भी बहुत हैं, संगठन है, जी। संगठन के साथ साथ अंदरूनी गुटबाजी है। अभी आज ही आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री
कमलापति त्रिपाठी के पोते ने कांग्रेस छोड़ दी। तो ये सब जो मुश्किलें कांग्रेस की चल रही हैं उस लिहाज से कांग्रेस अभी बहुत उलझन में है, भटकाव में है। वो बहुत कुछ तय कर पाने की स्थिति में अभी उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाई। चलिए अरविंद जी, बहुत शुक्रिया सनराइज न्यूज़ के साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत और धन्यवाद। दर्शकों से भी हम कहेंगे इस चर्चा के बारे में अपनी राय, अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया अरविंद जी, सनराइज न्यूज़ से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।